गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत 10वें पाठ में गुरुत्वाकर्षण में मुक्त पतन की चर्चा की थी। मुक्त पतन किसे कहते हैं इसका अभ्यास किया था, आप लोगों को याद होगा। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मुक्त पतन के बाद हमें देखना है, हमारा नया सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जी और कैपिटल जी के बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कि वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। हम ये जानते हैं कि वेग में यदि परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होता है? त्वरण। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसीलिए इस त्वरण को हम पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होने वाला त्वरण कहेंगे, या तो उसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होने वाले त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम स्मॉल जी से निर्दिष्ट कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शा सकते हैं? स्मॉल जी से। और उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के बाद उसके अंदर हमने देखा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र दिखते हैं। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें पता है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए कि पत्थर का द्रव्यमान m है और हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, और इसे हम गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण यदि कैपिटल F है, बल का परिमाण, बल को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी F बराबर ma हमने तो पहले ही न्यूटन की गति का दूसरा नियम सिद्ध किया था। वहाँ पर ये जो a है वहाँ पर g लिखेंगे, यह त्वरण था। ये जो a था वो त्वरण था, उसके बदले गुरुत्वीय त्वरण g लिखेंगे तो F बराबर mg हो गया। ठीक है, फिर हम ये जो 6 नंबर का समीकरण है उसे हम 4 के साथ तुलना करेंगे। तो समीकरण नंबर 4 कैसा था? तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था, F बराबर, ऐसे कुछ लिखा था, F बराबर कैपिटल G, यहाँ पर कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटे d स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हम इसे और इसकी तुलना करते हैं। इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में से F काट देंगे, बाकी बचा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से भी हम M को काट सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। M को काटने के बाद देखिए हमने यहाँ पर M को काट दिया था, तो बाकी जो बचा है ये हमारा एक नया सूत्र बन गया जिसमें स्मॉल g और कैपिटल G दोनों आते हैं। स्मॉल g और कैपिटल G दोनों के बीच को दर्शाने, संबंध को दर्शाने वाला यह सूत्र हो गया, जहाँ पर m को क्या कहेंगे? पृथ्वी का द्रव्यमान, d जो है वह वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो ये सवाल हो गया हमारा 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल था गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। स्मॉल g और कैपिटल बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र भी हो गया। आगे 12 नंबर की ओर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सिर्फ मात्र लिखना है। पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी की सतह पर
मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर दूरी d जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। ऐसे होता है, देखिए बच्चों कि ये पृथ्वी है और उसके ऊपर ये पदार्थ है अथवा वस्तु है, तो पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है r, उसके बराबर होगी दूरी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी सभी वस्तुओं के लिए सूत्र हो जाएगा स्मॉल g बराबर, ये जो सूत्र है r, यहाँ पर d² था, वहाँ पर हमने r कर दिया, तो थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन हो गया, कुछ नया नहीं है। तो ये हो गया पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने का सूत्र। 13 नंबर का सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g, उसका मान तो हमें पता ही है, हमने पहले ही इसका अभ्यास किया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान m यदि हम लेंगे 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं r 6.4 × 10⁻6 मीटर, इन सभी को हम लोग इस सूत्र के अंदर रखेंगे। इस सूत्र के अंदर ये जो g दिख रहा है उसका मान हमने यहाँ पे रखा हुआ है, फिर m का मान, द्रव्यमान का मान रखा हुआ, बटे में त्रिज्या रखी हुई है। तो हमें इसका हल निकालना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ये आंसर लिखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, 13 नंबर का सवाल हो चुका है। आगे नया सवाल हमारा आता है, यहाँ पर है टिप्पणी द्रव्यमान और भार, दो टिप्पणियाँ देखेंगे। तो द्रव्यमान की बात करते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ये हम जानते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। और हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्र पर हो। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, वह चाहे वस्तु वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या कहीं बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान हमेशा के लिए स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। यह बात हो गई द्रव्यमान की। आगे 15 नंबर का सवाल है, भार के बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और हमें ज्ञात है कि F बराबर m, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसमें हम A को निकाल के, त्वरण को निकाल के गुरुत्वीय त्वरण g को रखते हैं और वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है और इसे हम भार को W से दर्शाएंगे और उसका समीकरण होगा, यह बल जो है F उसको हम W से दर्शाएंगे। तो ये नया सूत्र बन गया भार का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि वस्तु का भार जो है वह एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, यानी कि न्यूटन भार का मात्रक है न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं भार में। आगे चलते हैं, नया सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल हो गया भार
16 नंबर, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार समझाइए। 16 नंबर का सवाल है, चंद्रमा पर भार देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा से कम है, इसी कारण से चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा इस चंद्रमा पर इसका भार है Wm, और मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान है कैपिटल M स्मॉल m और इसकी त्रिज्या है Rm। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा, उस भार को हम इस सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक ही लिखना है। हमारा 16 नंबर का सवाल हो गया। 17 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भार की तुलना कीजिए। इसमें हमें मात्र एक ही लाइन लिखनी है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भार की तुलना में हमें एक ही लाइन लिखनी है। वो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन, ये इतना ही लिखना है। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वस्तु का चंद्रमा पर भार यानी 1/6 गुणा पृथ्वी का भार, यानी पृथ्वी के भार की तुलना में 6 गुना कम है चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, छोटा सा सवाल था। आगे का सवाल देखते हैं। 18 नंबर, प्रणोद किसे कहते हैं और उसका मात्रक लिखिए। प्रणोद किसे कहते हैं और उसका मात्रक। प्रणोद का मात्रक हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, किसी भी दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को हम प्रणोद कहते हैं। जबकि दाब की भी परिभाषा दी गई है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इन दोनों को थोड़ा विस्तार से यदि देखना है तो हमें पीछे के पेज पर जाना पड़ेगा। पीछे के पेज पर यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि प्रणोद किसे कहते हैं और उसका मात्रक क्या है। यहाँ पर देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार ये दाब का सूत्र हो गया। दाब का तो ये दाब की तो बात आ गई, ये दाब का सूत्र हो गया। प्रणोद तथा दाब के क्षेत्रफल के SI मात्रक प्रस्थापित करने पर हमें दाब का मात्रक क्या मिलता है, यहाँ पर है। यह दाब का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा उसका एक और मात्रक है पास्कल, जिसे हम PA से दर्शा सकते हैं। ये बात हो गई दाब की। ठीक है, दाब के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है। प्रणोद को हम आगे से ही परिभाषा ले सकते हैं। तो ये बात हो गई दाब और प्रणोद की। आगे का सवाल देखते हैं। दाब ये दोनों हो गए, 19 नंबर तक सवाल हो गए। 20 नंबर की बात करते हैं। प्रणोद और दाब की स्थिति दर्शाने वाले 2 उदाहरण समझाइए। प्रणोद और दाब की स्थिति दर्शाने वाले 2 उदाहरण हमारे पास है, यहाँ पर हैं। ये रहे 2 उदाहरण कि यदि किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं तो यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठों से दबाना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र में बताया गया है, इस प्रकार से अंगूठे से दबाना पड़ेगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं और यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है और यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। दूसरी स्थिति देखते हैं।
आप शिथिल यानी ढीले रेत पर खड़े होते हैं और आपके पैर रेत के गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। तो दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार होता है। तो भार जो है वह ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। देखिए प्रणोद की परिभाषा यहाँ पर भी आ गई है। तो जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगा रहा होता है। जब आप लेट जाते तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है। तो ये 20 सवाल हो गए। 11 से 20 नंबर तक के सवाल हम करेंगे अभ्यास में। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के सवाल देखेंगे। तो यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। 20 सवाल हो चुके हैं हमारे। अगले वीडियो में मिलते हैं।